नमस्कार। आज अपने सेशन का विषय है द काउंटर बाय भारत टू चाइनाज OBOR, सिल्क रूट एंड CPEC। सेशन शुरू करने के पहले फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, फॉर द टेक्निकल ग्लिच इन द लास्ट सेशन व्हेन वी वर सपोज टू गो लाइव। उस वक्त जो लिंक टूटी थी वो लिंक वापस से आपको मिल जाए, इसलिए आई एम स्टार्टिंग द सेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, सो शुरू करते हैं अभी के अफगानिस्तान के इशू से। राइट नाउ अफगानिस्तान में जो हो रहा है, भारत की मीडिया ने, इनफैक्ट वर्ल्ड मीडिया ने ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है कि दिस इज एडवांटेज चाइना, बिकॉज चाइना ने तो तालिबान गवर्नमेंट को पहले रिकॉग्निशन देने के लिए मंजूरी दे दी है। सो इज इट रियली एडवांटेज टू चाइना? इस विषय में बात मैंने मेरे लास्ट सेशन में की थी, जब हमने बात की थी अफगानिस्तान, हाउ अ ग्लोबल चेस बोर्ड इज एक्चुअली लेड ओवर देयर। बट एनीवे, मैं उस विषय में अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आज का विषय है अलग। आज का विषय है अबाउट अपकमिंग ट्रेड वॉर। सो अफगानिस्तान में चाइना को इतना इंटरेस्ट क्यों है? आपने देखा रहेगा तो चाइना का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है विच इज वन बेल्ट वन रीजन, जिसको मदद करने के लिए उन्होंने और दो सब प्रोजेक्ट्स उसमें इंक्लूड किए हैं। वन इज कॉल्ड सिल्क रूट एंड वन इज कॉल्ड CPEC, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो वन बेल्ट वन रीजन के थ्रू चाइना को पहुंचना है यूरोपियन मार्केट में, और यूरोपियन मार्केट से फिर US। तो बेसिकली चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री कहने के लिए, लेकिन उनकी पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स पे, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। बिकॉज राइट नाउ जो वर्ल्ड ट्रेड होती है उसमें इतना टाइम जाता है, इतने बीच में इंटरनेशनल टैरिफ्स आते, बैरियर्स आते। सो बिकॉज ऑफ दैट चाइना इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू रीच टू यूरोपियन मार्केट डायरेक्टली, एंड फॉर दैट दे आर डेवलपिंग दिस वन बेल्ट वन रीजन। अब आप अफगानिस्तान का अगर स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस देखोगे तो एग्जैक्टली बीच में आता है। अफगानिस्तान इज अ रूट टू गो टू गल्फ, अफगानिस्तान इज अ रूट to go to Eurasia, it is a route to go to Europe and as well as to Russia। तो मतलब इन शॉर्ट अगर एक बार ये इनका OBOR क्रिएट हो जाए तो उसके बाद चाइनीज गुड्स कितनी आसानी से यूरोपियन मार्केट में, रशिया में एज वेल एज गल्फ में पहुंच सकते हैं। अब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्हें अफगानिस्तान की जरूरत है, and that's why China is very much interested in getting its footprints in Afghanistan। अफगानिस्तान के साथ साथ उनके लिए और एक गुलाम है और एक स्लेव कंट्री उनकी है, वो है अपनी पाकिस्तान। भिखारियों के पास पैसा तो है नहीं, पैसे के लिए देश क्या अपना ज़मीर तक बेच चुके हैं। तो पाकिस्तान इज नॉट चाइनाज प्रॉब्लम, चाइना को चाहिए अफगानिस्तान। अब इस प्रोसेस में भारत कहां बैठता है? क्या भारत के पास कोई स्ट्रेटेजी है? आपको दिखी इतने दिनों में, इतने सालों में, क्या आपको कोई स्ट्रेटेजी दिखी? हर बार अपने यहां पे बात यह होती है कि भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है चाइना। इमर्जिंग मार्केट्स में कंपटीशन सिर्फ दो देशों के बीच में है, एक है चाइना, एक है भारत। तो इन दैट केस इतने सालों में क्या भारत की तरफ से आपको कोई भी स्ट्रेटेजी दिखी कि हम लोग चाइना को कैसे काउंटर करेंगे? उनका OBOR सक्सेसफुली न हो, उनका CPEC आसानी से कंप्लीट न हो, बस उतने ही बैरियर्स हम लोग क्रिएट करते रहेंगे। और आपको लगता है कि अगर ऐसे बैरियर्स हम लोग क्रिएट करेंगे तो इज दैट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग?
क्या आपको दिखा एक भी ऐसा अटेम्प्ट कि जिससे भारत ने यह साबित किया कि यस वी आर रेडी टू टेक ऑन चाइना? एनी अल्टरनेटिव ट्रेड रूट देखा आपने? हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे जवाब देंगे, हाँ भारत ने भी अपना ट्रेड रूट बनाने की शुरुआत की है थ्रू छाबार एयरपोर्ट, थ्रू छाबार पोर्ट। मैं ना नहीं बोलूंगा। पंतप्रधान मोदी जी ने छाबार पोर्ट एस्टैब्लिश करके एक बहुत बड़ा काम किया। इट्स अ ग्रेट पॉलिटिकल मूव, इट्स अ ग्रेट डिप्लोमैटिक मूव विच विल हेल्प नॉट ओनली इन डिफेंस बट ऑल्सो इन ट्रेड। मैं ये बात पूरी तरह से मानता हूं। लेकिन अब मेरा सवाल एक आता है, छाबार पोर्ट है किधर? छाबार पोर्ट है ईरान में। उसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान which is being developed by China. इनफैक्ट चाइना ने ग्वादर पोर्ट पहले डेवलप करना शुरू किया इन पाकिस्तान। सो टू काउंटर दैट मोदी जी ने छाबार पोर्ट डेवलप करना शुरू किया इन ईरान। दोनों का अगर आप लोकेशन देखोगे एग्जैक्टली अपोजिट ईच अदर एंड द डिस्टेंस इज ओनली 72 किलोमीटर्स, ओनली 72 किलोमीटर्स। तो ये छाबार पोर्ट अपना काउंटर था किसके लिए? फॉर ग्वादर पोर्ट। लेकिन एज आई सेड, ये पर्टिकुलर छाबार पोर्ट कहां पे है? वो है ईरान में। एंड नाउ द क्वेश्चन इज ईरान अ ट्रस्टवर्दी एली? Is Iran a trustworthy ally for any country? Forget about Bharat, I am asking about any country. ईरान की गल्फ के साथ नहीं जमती। मेजॉरिटी ऑफ द गल्फ कंट्रीज आर सुन्नी कंट्रीज, सुन्नी मुस्लिम्स। ईरान इज शियाइट मुस्लिम, उनकी आपस में कभी नहीं जमती। ईरान की दोस्ती भारत के साथ बहुत गहरी है, लेकिन क्या वो फ्रेंडशिप, क्या वो दोस्ती बिना किसी बियॉन्ड डाउट है? नहीं। ईरान इज नोन फॉर इट्स फ्लर्टिंग विथ एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, विथ एवरी पॉसिबल कंट्री। कभी ईरान पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, कभी ईरान चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, कभी ईरान यूरोपियन कंट्रीज के साथ। ईरान इज नेवर अ ट्रस्टवर्दी अलाई विथ एनीवन, विथ एनीवन। भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कैन वी रियली काउंट ऑन दैट? द आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। इसमें मैं ईरान को भी दोष नहीं देता हूं, ईरान को भी मैं पूरी तरह से दोष नहीं देता हूं, बिकॉज एवरी कंट्री हैज गॉट राइट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट। जैसे भारत को हक है अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, वैसे ईरान को भी हक है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग होने के लिए अगेंस्ट ऑल सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज, वन शियाइट कंट्री, दे हैव टू बी स्ट्रांग। दैट्स व्हाई उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप करने की कोशिश की, उसकी वजह से उन पे सैंक्शंस आए, और ये सैंक्शंस आए फिर उसके बाद एज पर वन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द सुपर पावर्स एंड ईरान, फिर वो सैंक्शंस हटाए गए। देन व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प केम बैक, व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज देयर इन यूएस, उन्होंने वो सैंक्शंस वापस रीइंपोज किए। अब जब इकोनॉमिक सैंक्शंस आते हैं तो देश की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद होती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट a country like Iran which is basically dependent on exports of oil, उनके ऊपर जब sanctions आते हैं उनका सप्लाई हिट होता है, उनकी इकोनॉमिक ट्रम्बल होती है। एंड इन दैट केस जहाँ से उन्हें पैसा मिले, जहाँ से उन्हें इन्वेस्टमेंट मिले, ऑब्वियसली वो उसके साथ फ्लर्ट करेंगे। और वैसे उन्होंने फ्लर्टिंग चाइना के साथ शुरू की। मैं इसके लिए ईरान को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो किया उनके हिसाब से सही होगा, लेकिन हमारे हिसाब से
that was completely detrimental to our interest. छाबार पोर्ट डेवलप करके मोदी जी का प्लान क्या था? मोदी जी का प्लान था, जैसे चाइना ग्वादर से अफगानिस्तान पर जाने की कोशिश करेगी, हम वैसे ही छाबार से अफगानिस्तान जाएंगे. अफगानिस्तान से देन वी विल गेट द ओपनिंग टू यूरेशिया and then from there to Europe. As well as when we go to Eurasia, we can reach to Russia also. तो जो प्लान चाइना का था थ्रू ग्वादर पोर्ट, वही प्लान मोदी जी का था थ्रू छाबार पोर्ट. लेकिन फर्क इतना है, चाइना ग्वादर पोर्ट बना रही है पाकिस्तान में, जो उनका गुलाम है, और गुलाम को मालिक को किसी भी चीज के लिए ना बोलने का हक नहीं होता. और भारत अपना पोर्ट बना रहा है ईरान में, विच इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी अलाई. सो अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि चाइना के OBOR, सिल्क रूट, CPEC को काउंटर करने के लिए भारत के पास स्ट्रेटेजी है, एंड दैट इज इन फॉर्म ऑफ छाबार पोर्ट, सॉरी, दैट्स नॉट इनफ. दैट्स नॉट इनफ. तो अब सवाल ये आता है, इस छाबार पोर्ट के अलावा आपने कोई भी दूसरी स्ट्रैटेजी देखी भारत की तरफ से? क्या आपको भारत के किसी भी मीडिया में, भारत के किसी भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ चैनल में, आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटीज़ में, क्या आपको कोई भी ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी भारत की दिखी? जहां पे मैं ये सेशन कर रहा हूं उस YouTube पे भी इतने सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए कि भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि पंतप्रधान मोदी तो कल ही पैदा हुए, और अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी, वो तो बस 2-4 दिन हुए इस दुनिया में आए हुए. अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी, वो तो जब भगवान अक्कल बांट रहे थे तभी कहीं खेलने कूदने गए थे. तो इसके लिए इन तीनों को कोई अक्कल तो है ही नहीं, और जो अक्कल भरी है वो सिर्फ अपने यूट्यूब एक्सपर्ट्स के पास, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पास भरी हुई है. तो ये जो ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी जो लोग हैं, क्या इनमें से किसी ने भी आपको इस बारे में बताया कि वेदर भारत हैज एनी अदर स्ट्रेटेजी? बताया होगा तो ये बताया होगा कि हाउ पंतप्रधान मोदी इज अ फेल्यूर इन फॉरेन डिप्लोमेसी, क्योंकि छाबार पोर्ट अब पार्टली ऑपरेशनल होने के बावजूद हम लोग उसके ऊपर काउंट नहीं कर सकते. यस, छाबार पोर्ट हैज ऑलरेडी बिकम पार्टली ऑपरेशनल. अभी तक फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन पार्टली ऑपरेशनल हो चुका है. छाबार पोर्ट से ट्रेन नेटवर्क अफगानिस्तान में ऑलरेडी डेवलप हुआ था व्हेन अफगानिस्तान वाज अंडर द रूल ऑफ प्रेसिडेंट अब्दुल घनी. Not before the Taliban, not when the Taliban has taken over, but before Taliban took over, जब प्रेसिडेंट अब्दुल घनी थे, तो रेलवे लाइन हैज ऑलरेडी रीच्ड फ्रॉम छाबार पोर्ट टू अफगानिस्तान. सो पार्टली इट हैज बिकम ऑपरेशनल, बट कैन वी काउंट ऑन दैट? आंसर मैंने पहले दे दिया, नो. एंड बिकॉज ऑफ दैट नो, आपके यूट्यूब एक्सपर्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स, इन्होंने आपको ये बताया होगा कि मोदी इज अ बिग फेल्यूर, और जो हमने प्लान किया था वो अनसक्सेसफुल है, एंड नाउ दिस इज अ डेड एंड फॉर भारत. सो चाइना हैज आउटराइटली वन द ट्रेड वॉर. In fact, I will say the trade route war. This is what must have been told to you, right? लेकिन अब मुझे आपको वो स्ट्रैटेजी बतानी है जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई है. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि ये स्ट्रैटेजी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं. बीच में कोई तो मूवी आई थी, मुझे पता नहीं कौन सी मूवी, उसमें एक डायलॉग था, सक्सेस पाने के लिए बैकअप का भी बैकअप प्लान होना चाहिए. सक्सेस पाने के लिए बैकअप का भी बैकअप प्लान होना चाहिए.
एक होता है प्लान। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए होता है बैकअप प्लान, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए होना चाहिए और एक बैकअप प्लान। जब ऐसे होता है देन ओनली आपको सक्सेस मिलती है, वरना नहीं। बिकॉज आपका प्लान 100% फुल प्रूफ है, ऐसे आपको लगता है, लेकिन ऑन द स्पॉट जो कुछ भी कंटिजेंसीज आते, अचानक से जो चेंजेस आ सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो फिर अगर सपोज कोई तकलीफें आई तो उसे काउंटर करने के लिए बैकअप प्लान होना चाहिए। और वो मूवी का डायलॉग बहुत सही था, बैकअप का भी बैकअप प्लान होना चाहिए। लेकिन वो मूवी आई है अभी रिसेंटली, और मोदी जी आए इस दुनिया में बरसों पहले, और पक्के गुज्जू है, पक्के गुज्जू है। गुजराती लोग बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि वो कभी एक स्ट्रेटेजी लेके नहीं चलते। वो बहुत फ्लेक्सिबल होते, बहुत डायनामिक होते, क्योंकि उनके दिमाग में स्ट्रेटेजी नहीं, स्ट्रेटेजीज होते हैं। वो बैकअप प्लान लेके चलते हैं। तो क्या ऐसे गुज्जू मोदी जी इतने बेवकूफ है कि वो सिर्फ छाबार पोर्ट पे अपने पूरे पत्ते लगा के बैठेंगे? इज ही दैट शॉर्ट साइटेड that he will play all his cards only on one Chabar port with the help of Iran? नहीं, उन्होंने इसका बैकअप प्लान उसी वक्त शुरू किया था जब छाबार पोर्ट के लिए ईरान के साथ डील शुरू हुआ था। छाबार का डील होने के पहले ही, as soon as PM Modi came to power, he started with the backup plan for the upcoming plan of Chabar. Now let me explain you the entire timeline and how it was done. In 2014, when Prime Minister Modi he took over the oath as Prime Minister, उन्होंने बहुत फॉरेन टूर्स किए, बहुत विदेशों के दौरे किए। इनफैक्ट यहाँ तक कि अपने जो इंटेलेक्चुअल लिब्रांडूज होते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये क्यों बने पंतप्रधान, खाली घूमने के लिए, वर्ल्ड टूर पे जाने के लिए? हाँ, जाने दो जाने दो, वैसे भी भिखारी को, चाय वाले को और कब बाकी विदेश देखने मिलेंगे। चाय वाला तो खाली इधर तक ही रहा है और आगे कभी जा नहीं सकता, वापस तो कभी पंतप्रधान बनेगा नहीं, घूमने दो उसको जी भर के। मोदी जी ने कोई बात पे कोई तवज्जो नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम करते रहे। और उनके उन विदेश दौरों का, उनके उस फॉरेन डिप्लोमेसी का आज भारत को रिजल्ट मिल रहा है। और मिल रहा है मतलब इतना अमेजिंगली मिल रहा है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। तो ये गेम शुरू हुआ इन 2014 इटसेल्फ। इन 2014 जब मोदी जी गए थे गल्फ दौरे पे, यूएई, सऊदी, इस टूर पे उन्होंने सबसे पहले गल्फ कंट्रीज के साथ, स्पेशली सऊदी एंड यूएई के साथ बहुत गहरे रिश्ते बनाए। इतने गहरे रिश्ते कि अब यूएई और सऊदी की जो रूलर्स है, the royal families, they consider Modi ji not as a prime minister of Bharat but as a dear friend. वो उन्हें एक दोस्त की तरह मानते हैं। यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया गया। गल्फ कंट्रीज का सपोर्ट भारत ने कभी इतना जनरेट नहीं किया था, इन स्पाइट ऑफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स इन भारत। गल्फ कंट्रीज का सपोर्ट रहे, इसलिए भारत ने बहुत अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया।
और किसने किया मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट नेचुरल आपको पता है, दैट इज कांग्रेस। कांग्रेस ने सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया क्योंकि उनको लगा कि उसका फायदा फॉरेन डिप्लोमेसी में गल्फ कंट्रीज में होगा। क्या फायदा हुआ था? लेकिन मोदी जी की डिप्लोमेसी के बाद यूएई, सऊदी, जॉर्डन, कतार, येमेन, कुवैत, बहरीन, इजिप्ट, इतने सारे जितने कुछ मुस्लिम कंट्रीज है, उनका जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट भारत को अब मिल रहा है उतना 47 से लेकर 2014 के बीच में कभी नहीं मिला था। आपको यकीन नहीं होता? ठीक है, 5th अगस्त 2019, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कश्मीर। उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत तमाशा किया, जहां जहां हो सके उस फोरम पे जाके उन्होंने ये बात उछालने की कोशिश की कि भारत ने कश्मीर का एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 करके यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट किया है। दिस इज एट्रोसिटीज बाय भारत ऑन मुस्लिम्स इन कश्मीर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मुद्दा उन्होंने इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आईओसी में भी उठाया, इस्लामिक कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन में भी उन्होंने मुद्दा उठाया। क्या हुआ? दे गॉट सपोर्ट ओनली फ्रॉम 2 कंट्रीज, ओनली 2 मुस्लिम कंट्रीज, one Turkey and second Malaysia, only these 2 particular countries. बाकी the entire Islamic world led by Saudi, UAE, they told Pakistan to shut up. पाकिस्तान को इन क्लियर वर्ड्स में यह बताया गया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, उनका खुद का मैटर है, इंटरनल मैटर है, और किसी को भी उसमें इंटरफेयर करने का शौक नहीं है। एंड सेकेंडली, Pakistan was told to shut up and not to raise the issue on that platform because this platform is not for Kashmir. Islamic countries overwhelmingly supporting Bharat on abrogation of Article 370 and screwing up another Islamic country like Pakistan. ये डिप्लोमेसी 47 से 14 तक कभी नहीं हुई थी, अब हुई। 2014 में मोदी जी ने जो फॉरेन टूर्स किए वो फाउंडेशन डालने के लिए थे। मोर देन एज अ डिप्लोमेटिक लीडर, he developed a personal bond with the international leaders. उसमें से जो बॉन्ड्स बने उसमें थे यूएई, सऊदी एंड कतार। ये 3 कंट्रीज के साथ मोदी जी ने बहुत जबरदस्त बॉन्ड डेवलप किया, और तब जो मैं ग्रैंड प्लान अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका फाउंडेशन डाला गया। फिर छाबार पोर्ट की बात हुई, ईरान के साथ छाबार पोर्ट का डील हुआ, काम शुरू हुआ, पोर्ट बिकेम पार्टली ऑपरेशनल ऑल्सो। लेकिन उसके बाद एज आई सेड, ईरान इज नॉट अ ट्रस्ट ऑफ द एली, दे स्टार्टेड गेटिंग क्लोज टू चाइना ऑल्सो। तो बिकॉज ऑफ दैट छाबार पोर्ट was not giving the 100% outcome as we wanted to. So Modi ji started working on second plan. अब ये प्लान एग्जैक्टली कब शुरू हुआ? It started on 26 Jan 2017. 26 Jan 2017, when UAE Crown Prince was invited as a guest for Republic Day parade in Bharat. आप ये सब कुछ गूगल पे फाइंड आउट कर सकते हो। He was invited as a guest for Republic Day in Bharat on 26 Jan 2017. उस वक्त भारत और यूएई के संबंध, ट्रेड रिलेशंस और कॉन्क्रीट हुए and they reached to the next level, because after this particular visit there were so many agreements signed, so many MOUs were signed between Bharat and UAE.
One was on comprehensive strategic cooperation. Comprehensive strategic cooperation which helps in defense. Second was agreement on intelligence sharing. Intelligence sharing. And then coming to trade. Agreement for energy and agricultural sector. इस इन पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स के बाद सबसे मेन आ गया, दैट वाज डिक्लेरेशन ऑफ मिडिल ईस्ट फूड कॉरिडोर. मिडिल ईस्ट फूड कॉरिडोर. Who are the participants in that Middle East food corridor? UAE, Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, Yemen. If you take a look at a map, how will it work? भारत से फूड एक्सपोर्ट होगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट होगा. कहाँ जाएगा? यूएई. फ्रॉम यूएई टू सऊदी, फ्रॉम सऊदी टू कुवैत, बहरीन, फ्रॉम यूएई टू जॉर्डन टू कतार टू ओमान. मतलब इन शॉर्ट भारत से टेक अ लुक एट अ मैप क्लोजली. भारत से यूएई एंड दैट यूएई एज सेंटर प्लेस कवरिंग द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज. मिडिल ईस्ट फूड कॉरिडोर. इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड $7 billion by UAE in Bharat. Investment of $7 billion by UAE in Bharat. In pursuance of this particular agreement, UAE's Lulu Group has already invested in Kashmir in food processing industry. Saudi's agricultural and livestock company has already acquired 28.9% stake in Dawat Food Products, a company based in Gurgaon in Bharat. Investments have already started coming in. This is an effort to basically export Bharat's agricultural produce easily and swiftly with the help of free trade agreements. Yes, Bharat is entering in free trade agreements in sector of agricultural produce, especially under the ambit of this Middle East food corridor. These free trade agreements are being worked out with UAE, Saudi and other 5 nations which I mentioned. अब आप सोचिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करना है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बूस्ट देना है, तो क्या ये फार्मर डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं. वो कौन कर सकता है? बिग कॉर्पोरेट हाउसेस. बट फॉर दैट रीजन द बिग कॉर्पोरेट हाउसेस शुड गेट अ चांस टू बाय द प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स. अगर बिग कॉर्पोरेट हाउसेस
फार्मर से डायरेक्टली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर परचेज करते तो उनके लिए भी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है, फार्मर्स को कंपैरेटिवली प्राइस ज़्यादा मिलती है. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इफ द मिडिलमैन आर एलिमिनेटेड and a chain is established between farmer and a corporate directly, eliminating the middleman. फायदा किसका हुआ? फार्मर्स का भी हुआ, मिडिलमैन के भी हुआ, आई एम सॉरी कॉर्पोरेट्स का भी हुआ. पहले क्या होता था, फार्मर बेचता था 100 रुपए में मिडिलमैन को, मिडिलमैन उसमें से अपना 5 रुपए कमीशन कट करके फार्मर को देता था 95, और वही मिडिलमैन आगे जाके बेचता था 120 में टू समवन एल्स. अब अगर सपोज फार्मर डायरेक्टली इस बंदे को अगर सेल करेगा, एलिमिनेटिंग द मिडिलमैन, फार्मर अगर डायरेक्टली अगर बायर को सेल करेगा फॉर 110, तो बायर तो उसमें से कमीशन कट करने वाला नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ 95 which the farmer was getting before, now he will get 110. So he is happy. And instead of buying at 120, now this corporate is buying it at 110. So even that corporate is happy. इधर कॉर्पोरेट की कॉस्ट कम हो गई, उधर फार्मर का रेवेन्यू बढ़ गया. और यही पॉसिबल करने के लिए अब मोदी जी लाए द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म बिल्स, द फार्म बिल्स. एक बात याद रखिए, मोदी जी की कोई भी स्ट्रेटेजी ये इंटरलिंक्ड होती है. आज जो हो रहा है उसके पीछे का रीजन पहले ही कुछ ऑलरेडी वो वर्कआउट कर चुके हैं, जिसे अब इंप्लीमेंट करने के लिए ही इज कमिंग अप विद द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी. वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उनका सब प्लान रहता है. एग्रीकल्चरल रिफॉर्म बिल्स जिसके ऊपर ये फेक फार्मर्स पिछले 6 महीने से 8 महीने से तमाशा लगा के बैठे, आई थिंक पिछले नवंबर या दिसंबर में उनका ये तमाशा चालू हुआ है. पंजाब हरियाणा वही बेवकूफ, वही राकेश टिकैत जो दुनिया को यड़ा बना रहा है फार्मर बता के. ये सब मिडिलमैन है जिनके आज मोदी जी के इन रिफॉर्म्स बिल्स की वजह से पूरी तरह से बैंड बज चुकी है. बिकॉज इसमें फार्मर्स का बेनिफिट हो रहा है, इसमें बायर का बेनिफिट हो रहा है. कौन मर रहा है? वो दलाल जो बीच में सिर्फ फोकट का खाते थे. और इसीलिए उनके ये फेक फार्मर्स के एजिटेशन को इग्नोर करके भी मोदी जी ने रिफॉर्म बिल्स इंप्लीमेंट किए हैं. एंड आपकी जानकारी के लिए आज पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स जो सबसे लीस्ट क्वालिटी का माल प्रोड्यूस करते हैं, उनके अलावा बाकी 26 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, all farmers are happy with the reform bills because now they are getting higher price. The corporates are happy because they are getting the goods at lower price. Farm bills was to help this food corridor because this food corridor is getting bloody $7 billion investment in Bharat. Already that working has started. ऑलरेडी एज आई सेड, यूएई के लुलू ग्रुप ने यहाँ पे कश्मीर में इंडस्ट्रीज सेटअप करना, फूड प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप करना शुरू किया है. ऑलरेडी सऊदी कंपनीज हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन भारत. देयर आर टोटल 42 फूड पार्क्स विच आर कमिंग अप इन भारत. आउट ऑफ दैट 22 हैव ऑलरेडी बिकम ऑपरेशनल. सो दिस इज the first stage of the plan, Middle East food corridor. भारत से यूएई एंड यूएई को सेंटर रखते हुए सऊदी, येमेन, कतार, बहरीन एक्सेट्रा. फर्स्ट पार्ट ऑफ काउंटर स्ट्रेटेजी, फर्स्ट पार्ट ऑफ बैकअप प्लान फॉर छाबा. डन? ओके. पिक्चर चेंज, थोड़ा सा पिक्चर चेंज, या फिर बोल सकते हो लिंक चेंज थोड़ी सी.
these Arab countries, Islamic countries, भले आपस में कितने भी लड़ते हो, सऊदी यूएई का कतार के साथ नहीं जमता, सऊदी यूएई कतार जॉर्डन सब मिला के उनका ईरान के साथ नहीं जमता, ईरान का इराक के साथ नहीं जमता, इराक का कुवैत के साथ नहीं जमता, भाई सीरिया के अपने खुद के प्रॉब्लम से एक खिचड़ी बनी हुई है, कौन कब किसके साथ पता नहीं। बट एक कंट्री उसकी बात निकले तो सऊदी यूएई और ईरान जैसे कट्टर दुश्मन भी साथ आते और उस कंट्री के खिलाफ खड़े होते। कौन सी कंट्री? करेक्ट है, आप सोच रहे हो इजराइल। इजराइल एंड ऑल इस्लामिक कंट्रीज, हार्डकोर दुश्मनी, नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस। मतलब इन कंट्रीज के इजराइल में एम्बेसीज तक नहीं है ना, इजराइल के इन कंट्रीज में एम्बेसीज, नो डिप्लोमेटिक रिलेशन। इफ इजराइल डजंट रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन, वी वोंट रिकॉग्नाइज इजराइल। इस लेवल की बात। इतिहास में जाके देखिए, जब से इजराइल बना है तब से आज तक उसके कितने वॉर्स हुए, और हर वॉर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इस्लामिक कंट्रीज के साथ हुआ है। लेकिन 2016 में थैंक गॉड मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए उनके ही जैसा एक नेशनलिस्ट लीडर आया, who was having the guts to stand against the international giants, the main conspirators of the world. And that person was President Trump. And 2016 to 2020, ये जो 4 years थे, the global order was completely changed. And the global order became only 4 people. Only 4 people. Modi ji, President Trump, President Vladimir Putin, Russia, President Benjamin Netanyahu, Bibi of Israel. These 4, they changed the entire scenario. The plan was hatched for a long term to finish the dominance of the oil, pharma and arms lobby. वही oil, pharma and arms lobby जिनका puppet है चाइना. To finish off these giants जिन्होंने इस दुनिया की वाट लगा के रखी है, उनके खिलाफ ये चारों ने जो प्लान्स बनाए, ये 4 साल इतिहास में ग्लोबल डिप्लोमेसी के बेस्ट ईयर्स करके इंक्लूड होंगे। इन फ्यूचर whoever teaches foreign diplomacy, whoever teaches international affairs, they cannot afford to miss those 4 years. Something unimaginable happened. Something unimaginable happened in these 4 years. जब यूएई के क्राउन प्रिंस वॉज विजिटिंग भारत, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब से अपने फूड कॉरिडोर की अगर बात शुरू हुई, उसी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप वॉज होल्डिंग सीक्रेट टॉक्स विद सऊदी प्रिंस। सऊदी एंड यूएस आर क्लोज अलाई इन मिडिल ईस्ट। भारत ने संभाला यूएई को, ट्रंप ने संभाला सऊदी को, एंड दे बोथ मेड इट अ पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग conflict with Israel forever. It's not going to help world peace. It's not going to help
Muslims, it's not going to help anyone. इतने वॉर्स हुए इजराइल फॉर्म होने के बाद से, द मैक्सिमम कैजुअलिटीज, मैक्सिमम लॉसेस ये मुस्लिम कंट्रीज को ही हुए, एंड दैट ऑल्सो इनोसेंट पीपल. इजराइल का जितना लॉस हुआ उसका डबल लॉस इजराइल ने इन देशों को दिया है. एग्रीकल्चर की बात करो, इंजीनियरिंग की बात करो, पैसे की बात करो, डिफेंस की बात करो, इजराइल इज डेफिनेटली अ सुपर पावर. और ऐसे देश के साथ लड़ने में, ऐसे देश के साथ अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज करने में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है, इट्स बेटर टू कम टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स एंड एवरीवन. ये पॉइंट ट्रम्प भाई साहब सऊदी क्राउन प्रिंस को बता रहे थे, सलमान बिन, मोदी भाई साहब यूएई को समझा रहे थे, और उसके फ्रूट्स कब मिले? उसके फ्रूट्स मिले इन अप्रैल 2020. In April 2020, because in April 2020, UAE became the first Muslim country to sign the diplomatic relationship agreement with Israel. So UAE became the first Gulf country, first Muslim country in Gulf to give recognition to Israel and agreed to set up the diplomatic relations. Accordingly, इज़राइल अब यूएई में एम्बेसी ओपन कर चुके हैं, यूएई इज़राइल में एम्बेसी ओपन कर चुकी है. नाउ दिस परस्यूट was then followed by Jordan, by Yemen, by Egypt, by Bahrain, by Oman. अभी तक सऊदी ने ओपनली उसमें ज्वाइन नहीं किया है. उनके खुद के प्रॉब्लम्स है, बिकॉज सऊदी क्राउन प्रिंस ही इज अफ्रेड दैट some of his family members who are radicals, they may assassinate him if he openly gives recognition to Israel. So that is why उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक क्लियर किया था, पीएम मोदी को एक क्लियर किया कि भैया मैं डायरेक्टली नहीं आ सकता, but indirectly I'll work behind the curtain in this particular deal, in the interest of this deal. It was Saudi Crown Prince who convinced countries like Jordan, Oman, Yemen, Bahrain to join hands along with UAE and establish diplomatic relations with Israel. और आज ये सब कंट्रीज के इजराइल के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बन चुके हैं. आपको अभी भी यकीन नहीं होता, आपको लगता रहेगा ये आदमी पागल है, कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट है, कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज लेके आता है. ठीक है, मैं आपको एक ही बात पे एक क्वेश्चन पूछ के आपको सबूत देता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है, अभी जब इजराइल एंड पैलेस्टाइन का जब एक छोटा सा वॉर हुआ था, नॉट वेरी लॉन्ग टाइम बैक, हार्डली 2-3 मंथ्स बैक, जब अभी रिसेंटली 2021 में ही इजराइल और पैलेस्टाइन का एक छोटा सा वॉर हुआ था, कितने मुस्लिम कंट्रीज पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए आप मुझे बताओ. कितने मुस्लिम कंट्रीज पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए आप मुझे बताओ. वही पैलेस्टाइन जिसके ऊपर से आज तक इजराइल के अगेंस्ट इन सब कंट्रीज ने मिलकर वॉर किया है, इस एक्सटेंट तक कि 12 कंट्रीज ने इकट्ठा आके एक साथ आके इजराइल के अगेंस्ट वॉर किया है उस फालतू पैलेस्टाइन के लिए. लेकिन आज वही पैलेस्टाइन के साथ जब इजराइल वॉर कर रहा था, ऑब्वियसली मस्ती तो पैलेस्टाइन में ही है. पहले उन्होंने मिसाइल्स दागे, जब उन्होंने मिसाइल्स छोड़े एंड व्हेन सम सिविलियंस गॉट किल्ड in that missile attack in Israel is not going to take such silly things lightly. फिर इजराइल ने जो मैसिव रिटेलिएशन दिया, पैलेस्टाइन में तो कितने मरे परवाह नहीं. शुरुआत आप करोगे तो भुगतने के लिए भी तैयार हो. एनीवे दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट टुडे.
इतने मुस्लिम्स पैलेस्टाइन में मारे जा रहे थे इजराइल अटैक में, आपके बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने कोई चूं चै की, एक वर्ड से कुछ बोला नहीं. इनफैक्ट दे वर टेलिंग पैलेस्टाइन टू ऑब्जर्व कंस्ट्रेंट. वो पैलेस्टाइन को बोल रहे थे कि संयम बरते. इसके पहले ये सब साथ में खड़े होते थे पैलेस्टाइन के साथ इजराइल के अगेंस्ट लड़ने के लिए. फिर बाद में यहां तक बात हुई कि इजराइल का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उस वक्त देन यूएई एंड सऊदी दे पास्ड ऑन द मैसेज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड पुतिन कि भैया इजराइल को बोलो अब बस करे, बिकॉज अब इसके आगे अगर हम चुप रहें तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे सवाल आएंगे. हमारी क्रेडिबिलिटी पे सवाल आएंगे तो इस्लामिक कंट्रीज का जो हम लोग लीड कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, वो हमारे हाथ से निकलेगा. दैट विल गो टू टर्की और टू ईरान एंड विच विल बी कंप्लीटली अगेंस्ट द इंटरेस्ट. एंड दैट्स व्हाई मैसेज वाज पास्ड ऑन टू नेतन्याहू, भैया अब शांत रहो. एंड दैट्स व्हाई इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन डोमिनेटिंग पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू डिक्लेयर्ड अ सीजफायर. अब इतना प्रूफ काफी है भैया. अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स डीपली स्टडी नहीं करते कोई बात नहीं, लॉजिक तो रखो. सो आई एम गिविंग यू अ लॉजिकल प्रूफ. डन. अब सवाल ये आता है, यूएई, बहरीन, येमेन, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सब इजराइल को रिकॉग्निशन देते. ओमान ऑल्सो इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं. दे डेवलप देयर डिप्लोमेटिक टाइज विद देम. दे एस्टैब्लिश देयर डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल. इससे आज के अपने सब्जेक्ट का क्या संबंध है? बात हो रही थी सऊदी की. सऊदी डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली है. आप बोलोगे इसका क्या सबूत है कि इनडायरेक्टली है? अगर नहीं होता, सऊदी वुडंट हैव ओपन्ड इट्स एयर स्पेस फॉर यूएई फ्लाइट्स टू गो टू इजराइल और इजरायली फ्लाइट्स कमिंग टू यूएई. आप मैप देख लीजिए. लुक एट अ मैप. If you the flights have to go from UAE to Israel, the shortest route is when they fly over Saudi and Jordan. Correct? If Saudi was against all these particular arrangements, they wouldn't have opened the airspace. They have. And already Israeli flights are landing in UAE. UAE flights Israel में जा रहे हैं. अब अपने पॉइंट पे क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूं. हम तो बात करने बैठे थे भारत के ट्रेड रूट्स की. ये कहां से आ गए बीच में? आना पड़ेगा, क्योंकि एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आती है. पहली सीढ़ी थी, फर्स्ट स्टेप थी भारत यूएई के साथ मिलके विद द सपोर्ट ऑफ सऊदी एंड अदर कंट्रीज, जो मिडिल ईस्ट फूड कॉरिडोर. तो अब हम पहले मैप के हिसाब से भारत से मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं. अब मिडिल ईस्ट में यूएई से इजराइल, यूएई से इजराइल. सो नाउ गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. there is one trans-Mediterranean maritime link which is being developed at port in Israel named Haifa. आप मैप में देखोगे यूएई से आपको जाना पड़ेगा टुवर्ड्स हाइफा. कैसे जाएंगे? फॉर दैट
a rail infrastructure line is being developed. This rail infrastructure line will start from UAE, will pass through Saudi, will go through Jordan, will reach Israel to the port Haifa. और ये हाइफा पोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? आप अगर देखते हो तो हाइफा पोर्ट वहां से शुरू होता है मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी से आगे निकलता है ग्रीस, साइप्रस, which are the gateways for Europe. मतलब in short, UAE से through Saudi, through Jordan to Israel till Haifa by train corridor. Okay, from there, from Haifa to Europe by maritime link, Trans-Mediterranean maritime link, from Haifa to Europe. अब बात आई समझ में? First was भारत to UAE and the surrounding nations. तो मतलब पहले ये एक पर्टिकुलर टीम बन गई. नाउ इसी टीम के कॉमन प्लेयर्स दूसरे टीम के साथ हाथ मिलाते, दैट इज इजराइल. करेक्ट. डेवलप अ रेल नेटवर्क फ्रॉम यूएई टू इजराइल टू रीच अप टू द पोर्ट हाइफा. वहां से थ्रू मेडिटेरियन सी they are working on Trans-Mediterranean maritime link to reach to Europe. तो इसका मतलब अब अगर भारत से माल निकलता है, यूरोप पहुंचने के लिए कितने दिन लगेंगे? कैन यू इमेजिन? जस्ट इमेजिन, फ्रॉम भारत टू यूरोप, how much time it will take for the goods to reach? Only 10 days. भारत से by sea or by air to UAE, from UAE by train to Haifa, and from Haifa to Europe. Only 10 days. That saves 40% of the time which is presently taken. Right now जितना टाइम लगता है उसका 40% सेविंग. So can you imagine the kind of reduction in the logistical cost, transportation cost? When you talk about logistical cost, तो उसमें सिर्फ आपके फ्रेट नहीं आते, उसमें सिर्फ भाड़ा नहीं आता, उसमें आता है आपका टाइम एलिमेंट ऑल्सो, विच इज मोर प्रेशियस देन मनी. 10 दिन में आप भारत से माल भेज सकते हो अब यूरोप में. दिस इज द ट्रेड रूट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. द काउंटर टू चाइनाज OBOR, वन बेल्ट वन रीजन, और CPEC और सिल्क रूट वॉट एवर. और अब आप मुझे बताइए, ये रूट बनने के बाद कितना टाइम लगेगा? टोटल एक्सपेक्टेड पीरियड is around 8 years. When has the work started? It has started in 2017-18, step by step. तो चलो बाद में फिर यूएई और इजराइल का अभी 2020 में हुआ, तो हम तभी से 8 साल पकड़ेंगे तो भी 2028. अब बोलेंगे बाप रे 8 साल और. तो चाइना ने OBOR का शुरुआत कब किया था? 2000 में. कहां तक पहुंचे? घंटा कहीं नहीं पहुंचे, अभी तक अटके पड़े हुए, क्योंकि हर कंट्री के साथ कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, हर कंट्री के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल रही है.
और एक एक कंट्री से गुजरने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ रहा है। और ये सब होने के बाद चलो मान लेते हैं उनका OBOR कंप्लीट हो भी गया, तो भी यू कैन इमेजिन द लॉजिस्टिकल एक्सपेंडिचर विच दे विल हैव टू इनकर, लॉजिस्टिकल एक्सपेंडिचर विच दे विल हैव टू इनकर। किसके लिए भैया? चाइना से बाय रोड टू यूरोप, बाय रोड टू यूरोप, पासिंग थ्रू सो मेनी कंट्रीज, कितना टाइम लगने वाला है? लॉजिस्टिकल कॉस्ट कितनी होगी? मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रोड कितना होगा? एंड नाउ यू कंपेयर दैट विथ आवर फूड कॉरिडोर विथ UAE, फ्रॉम देयर द ट्रेन नेटवर्क टू इजराइल, हाइफा एंड देन मैरीटाइम। मुझे ये बताने की जरूरत है कि water transport is the cheapest transport, air transport is the costliest, road transport middle level and water transport is cheapest। और हम अपने इस हिस्से का मेजर पार्ट ये वाटर ट्रांसपोर्ट से कवर कर रहे हैं। सिर्फ बीच का जो लैंड का पार्ट है विच इज बीइंग टेकन केयर ऑफ नॉट बाय रोड बट बाय रेल नेटवर्क विच इज चीपर एंड फास्टर। दूसरा एडवांटेज, मैप अगर ठीक से देखोगे, व्हेन यू रीच टू इजराइल हाइफा पोर्ट, अगर आप सीधे निकलते हो मतलब ऊपर के साइड पे निकलते हो टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, तो यू गो टू यूरोप, और इफ यू गो टू योर वेस्ट साइड यू रीच टू अफ्रीका, यू रीच टू अफ्रीका। और अफ्रीका में पहला कंट्री कौन सी आती है? इजिप्ट, इजिप्ट। और इसीलिए मैं जब कहानी आपको बता रहा था, बैकड्रॉप जब बता रहा था, मैंने इजिप्ट का भी नाम लिया था। इजिप्ट इज ऑल्सो वन मुस्लिम कंट्री नाउ विच हैज डेवलप्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इजराइल। मोदी जी कल का नहीं सोचते, वो कल के बाद के 10 साल के बाद का सोचते हैं। वो बैकअप का भी बैकअप प्लान रखते हैं। और अब दिस पर्टिकुलर ट्रेड रूट is going to be beneficial for everyone, not only for Bharat. Israel is expecting that its economy will grow by 400%, by 400% with the help of this route. You can imagine that. Now think about the companies who are leaving China. जब से चाइनीज वायरस का कांड शुरू हुआ है, जब से चाइना के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने सैंक्शंस डालने मतलब रिस्ट्रेंट्स डालने शुरू किए, रेस्ट्रिक्शन डालने शुरू किए, जब से भारत ने चाइना को हेड ऑन लेने की शुरुआत की है, तब से चाइना की इकोनॉमी हैज स्टार्टेड क्रिपलिंग। मेनी कंपनीज आर लिविंग चाइना। अब उनका डेस्टिनेशन जो पहले या तो भारत या तो वियतनाम ऐसा हुआ करता था, now majority of them are coming to Bharat because all these are international giants, international companies. उनका माल जाता है यूरोप में, गल्फ में, और भारत का ये जो ट्रेड कॉरिडोर जो बन रहा है उससे ज़्यादा चीपेस्ट और कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि जो मैंने बोला कि टाइम अपना जो बचेगा राइट नाउ भारत से यूरोप जाने के लिए जो टाइम लगता है 40% टाइम बचेगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रूट। डिड यू वंडर व्हाई? बिकॉज नाउ वी आर गिविंग दिस एज एन ऑल्टरनेटिव रूट टू सुएज कैनल। वही सुएज कैनल जहां पे बीच में अभी इतना बड़ा फियास्को हुआ था कि एक शिप बीच में अटक गई, सो द एंटायर ट्रेड, द एंटायर वर्ल्ड ट्रेड हैड लिटरली स्टॉप्ड। इट्स अ नैरो स्ट्रिप, इट्स अ नैरो स्ट्रिप। अगर कहीं एक या दो शिप वहां पे अटक गई तो 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रैफिक, 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रैफिक passes through Suez Canal. And this particular route, which is being developed from Haifa to Europe, through the Mediterranean Sea,
the Mediterranean link, maritime link, is going to work as an alternative for Suez Canal, which further screws up the plans of China, because China ने सुएज कैनल का इंपॉर्टेंस देखते हुए अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करके रखी है. सो नाउ दैट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो गोज टू अ टॉस. लेकिन एक प्रॉब्लम थी. बिफोर आई गो टू दैट प्रॉब्लम, आप सोचते रहोगे ये बातें सुनने में अच्छी लग रही है कि भारत का संबंध अच्छा है यूएई सऊदी के साथ, फिर भारत का अच्छा संबंध है इजराइल के साथ. कल अगर सपोज इजराइल और ये सऊदी ने तो यूएई का कुछ बिगड़ गया तो क्या? मोदी जी का एक हमेशा विश्वास इस बात पे है कि भैया आपस में दुश्मनी ना हो, इसके लिए एक दूसरे के इंटरेस्ट एक दूसरे में इन्वेस्ट करो. एक ही एग्जांपल देता हूं. देयर इज ओनली वन एग्जांपल राइट नाउ, मैं आपको दे रहा हूं. Israel firms have started production of solar technology and solar panels in Bharat. Israel firms have started production of solar technology and solar panels in Bharat. For those solar panels which are to be installed in projects in UAE. So Israel is producing the goods, the solar technology in Bharat, which will be installed in UAE. This is one example which I gave you how to keep the interest locked with each other. And secondly, looking at the backdrop of the reputation, looking at the background of the reputation of all these countries, they definitely have 200% leverage over Iran. ईरान की जो ईमानदारी है और इनकी जो ईमानदारी है, इनकी जो स्टेबिलिटी है और ईरान की जो डिस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. अब इसमें प्रॉब्लम है सिर्फ एक, भाई इजराइल के हाइफा तक पहुंचे, अब वहां से कहां जाना है? हाइफा से यूरोप का गेटवे कौन आता है? एक छोटू सा एक कंट्री है, आइलैंड है, साइप्रस, और उसके मेनलैंड से कनेक्टेड, यूरोप के मेनलैंड से कनेक्टेड ग्रीस. तीसरी और लास्ट की सीढ़ी, पहली सीढ़ी भारत टू यूएई फूड कॉरिडोर, दूसरी सीढ़ी रेलवे नेटवर्क फ्रॉम यूएई टू सऊदी टू जॉर्डन टू इजराइल टू हाइफा, तीसरी सीढ़ी फ्रॉम हाइफा टू यूरोप, फ्रॉम हाइफा टू यूरोप थ्रू मेडिटेरियन सी बाय डेवलपिंग ट्रांस मेडिटेरियन लिंक. एंड नाउ यूरोप पहुंचते वक्त बीच में आता है साइप्रस एंड ग्रीस. मुबारक हो, भारत, ग्रीस and UAE are already working on trilateral agreements for free trade, for intelligence sharing and for strategical cooperation. Why strategical cooperation? अपने इस ट्रेड रूट के लिए it is very very important that Greece should be made strong militarily. डिफेंस के हिसाब से ग्रीस स्ट्रांग होनी चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि ग्रीस के बराबर अपोजिट साइड पे आता है टर्की, दुनिया के कमीने देशों में से एक. और अगर कोई मुझे पूछे भारत के दुश्मन बताओ, तो मैं सिर्फ 2 बताऊंगा,
एक चाइना और दूसरा टर्की। आप बोलोगे पाकिस्तान, छी, मैं उनकी बात नहीं करता जिनकी औकात नहीं है, जिनकी औकात नहीं उनकी बात नहीं करता। अगर दिल में आए, बात जब निकले, मसल देंगे तो उसके लिए 4 दिन से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैं भिखारियों की बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूं जिनकी औकात है हमारे साथ या हमसे थोड़ा नीचे खड़ा रहने की। चाइना, टर्की। अपने इस ट्रेड रूट के लिए एक ही खतरा है, वो है टर्की, और इसके लिए ग्रीस को मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। एंड फॉर दैट भारत, UAE एंड ग्रीस, these three, they have already signed a trilateral agreement. The three are coming together for intelligence sharing, strategical cooperation, and as well as there will be trade agreements. तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट्स, और उनको स्ट्रांग रखने के लिए, उधर का बेस मजबूत रखने के लिए, टू मेक इट स्ट्रांग टू स्टैंड अगेंस्ट टर्की स्ट्रेटेजिकल। लकीली ग्रीस, UAE, भारत, तीनों मिलिट्री प्लेन जो यूज करते हैं वो कॉमन है। ऑल दीज थ्री दे यूज मिराज, सुखोई, रफाल। मिराज, सुखोई, रफाल, तीनों का ये कॉमन एयर पावर है। तो मतलब इन शॉर्ट आप बोलोगे अरे लेकिन उनके प्लेन्स उनके पास, इनके अपने प्लेन्स अपने पास, ठीक है ना, पायलट्स तो जा सकते उड़ाने के लिए। आज की तारीख में वॉर्स इस लेवल तक पहुंचने वाले हैं कि इफ यहां से हमें कोई प्लेन भेजने की जरूरत नहीं है, वी विल जस्ट सेंड द ट्रेन्ड पायलट्स which can help, who can fight on your behalf. So we can actually export the human resources of military, air force and navy. Next important thing, ग्रीस को बीच में बहुत तकलीफ हुई थी because of Turkey. Turkey was regularly giving them threats of direct attack. और उस वक्त अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा तो ग्रीस के साथ रॉक सॉलिड कौन खड़ा हुआ, और जिसकी वजह से टर्की को पीछे हटना पड़ा। और आज वो टर्की का प्रेसिडेंट एर्डोगन चुपचाप बैठा हुआ है, जो रोज सवेरे से लेकर रात तक ग्रीस को धमकियां देते रहता था। किसने उस वक्त ग्रीस को सपोर्ट किया? दैट पर्सन वॉज प्राइम मिनिस्टर मोदीज वेरी फास्ट फ्रेंड, बहुत गहरे दोस्त, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन। So French President Macron stood rock solid at that time behind Greece, which was an indication to Greece it's high time you get into agreements with UAE and Bharat for this development of route, because this particular route is ultimately going to help France also, because traffic सिर्फ one way नहीं होता, traffic two ways होता है। European countries, their manufacturing centers, they also need access to Bharat market. They also need access to Africa. They also need access to Gulf. तो ये जो ट्रेड रूट है वो सिर्फ भारत से लेके अब तो यूरोप नहीं है, वो यूरोप से भारत भी है। ये ट्रेड रूट सिर्फ भारत से लेके अफ्रीका नहीं है, ये यूरोप से लेके अफ्रीका भी है। सो इट्स एन ऑल इंक्लूसिव, बट विदाउट a debt trap as being led by China for every country which is participating OBOR. आज पाकिस्तान चाइना की गुलाम क्यों बनी? बिकॉज CPEC के नाम के तहत चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट वहां पे की है कि अब वो इन्वेस्टमेंट रीपे करने की ताकत पाकिस्तान की तो है नहीं, तो आज गुलाम बन के बैठे। यही चीज चाइना इज डूइंग इन मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका ऑल्सो। सेम थिंग चाइना इज डूइंग इन श्रीलंका ऑल्सो। Same thing they tried in Maldives also. Same thing they tried in Nepal also. So everyone knows चाइना का इंटेंशन क्या होता है। पहले पैसे डालो, फिर सामने वाले को गुलाम बनाओ। Financial freedom is lost first and then your political freedom is lost. Always remember this. पहले आप आर्थिक स्वतंत्रता खो देते हो, उसके बाद
आप अपना अस्तित्व खो देते हो। भारत में भी जब ब्रिटिश आए थे, जब फ्रेंच आए थे, पोर्चुगीज आए थे, उन्होंने सबसे पहले व्यापार करने के लाइसेंसेस लिए थे, और उस व्यापार के बाद उन्होंने जब भारत की पूरी आर्थिक जो साम्राज्य था वो अपने हाथ में लिया, उसके बाद उन्होंने भारत को राज किया। सो फाइनेंशियल फ्रीडम इज ऑलवेज लॉस्ट फर्स्ट एंड देन योर इंडिपेंडेंस, योर पॉलिटिकल फ्रीडम। और ये जो ट्रेड रूट है, इसमें अगर आपने देखा रहेगा, नो कंट्री इज इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्री। UAE is developing the rail network from UAE to Saudi. Saudi will be developing for itself. Jordan will be developing for itself. Israel will be taking care of itself. It will reach to that. यहाँ पे जो है वो है कोऑपरेशन, यहाँ पे जो है वो है ट्रस्ट, और यहाँ पे जो है वो है डिप्लोमेसी। So this is the grand plan to counter China. आज ग्रीस के साथ अपने बहुत अच्छे रिलेशन बन चुके, UAE के बहुत अच्छे रिलेशन बन चुके, टर्की से दुश्मनी होने के कारण इजराइल और ग्रीस के भी अच्छे रिलेशन पहले से है। सो टुमारो डोंट बी सरप्राइज्ड, जैसे एक क्वाड राइट नाउ है, क्वाड्रिलेटरल सॉरी क्वाड्रेंगल, दैट इज US, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया टू टेक ऑन चाइना, right, in South China Sea, in Indo-Pacific region. वैसे don't be surprised with another quad coming up in this region. Bharat, UAE, and remember when I say UAE, Saudi is always behind it. So Bharat, UAE, Greece, Israel. It will not only a powerful trade bloc, but it will be a equally powerful strategic bloc. And this particular quad, this new quad, is going to change the entire world scenario. मोदी जी ने अपने पत्ते कभी खोले ही नहीं हैं, साइलेंटली काम होता है। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम खुद जाके डीप स्टडी करें और समझे कि ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और मेरी तो आदत है कि भैया मोदी जी जब कोई भी एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ करते हैं तो मैं तुरंत मैप खोल के बैठ जाता हूं और वर्किंग करना शुरू करता हूं कि ये क्या हो रहा है। एंड हिंट्स you can start getting when you start connecting the things. So to end the session, I'll just say, forget OBOR. One Belt, One Region, CPEC, Silk Route. These are going to be traps for China. They are going to prove death traps for China. China is going to get finished in this. Over investment, no return on investment or a very low return on investment, entangled in different diplomatic battles. It's going to pull down Chinese economy to such extent. I'm not saying immediately, but it is going to happen. And that also not in a very long period. Watch my words, maximum 5 to 6 years. Maximum 5 to 6 years, China is going to have a great fall in economy. हो सकता है 1 2 महीने 3 महीने आपको लगेगा अरे ये चाइना में तो ऐसा अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है, चाइना स्ट्रांग हो रही है। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। शॉर्ट टर्म गेन्स डोंट मैटर, लॉन्ग टर्म गेन्स मैटर। इन आवर स्ट्रेटेजिकल लैंग्वेज वी कॉल इट एज it's not a problem to lose a battle because we have to win the war. Be ready to lose a battle if you want to win a war. And no war in the world is for political power. It's always for business. Remember that. Every war in the world is for business, to expand the market.
भारत is already prepared for the full blown war, that is the trade war. And for that, if anyone wants to go for strategical wars, we are ready for that also. But please don't let anyone misguide you. किसी को आपको इस तरह से मिसगाइड करने मत देना कि भारत छाबार पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है तो फेल हो चुका है। बिल्कुल नहीं, भारत ने ऑलरेडी वो अचीव किया है जो बाकी कोई कभी सोच ही नहीं सकता। आई एम रियली सॉरी कि मैं लाइव सेशन नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच दैट डे। अगर आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप प्लीज़ वीडियो के बाद नीचे अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आई डेफिनेटली आंसर दैट। धन्यवाद, नमस्कार।